Okay. Thanks for first of all starting the class. It's a means a major work. मैंने अभी ये पिक्चर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. So speak out someone कि किस लिए शेयर किया? Any idea? क्योंकि हम तो डिजीजेस पढ़ रहे हैं, उसमें हम कैसे करते हैं, तो ये पिक्चर क्यों शेयर किया? किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी मैटर करता है, मर्मा पॉइंट्स, तो उनको भी हम प्रेस करके डिजीज का मेजर पॉइंट्स को मतलब एक्टिवेट या फिर मतलब उनको डिक्रीज करने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे कि पेन भी होता है वो चीज। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी करेक्ट. क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिजीजेस हमने देखी, सर्वाइकल, पक्षाघात, आपका साइनोसाइटिस और बहुत सी डिजीजेस हैं, बहुत सी क्या मैक्सिमम डिजीजेस हैं जो हमारी ये पॉइंट्स पे हम अगर वर्क करते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये हमारे नर्व्स को जो है एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन को जो है एक पॉजिटिव सिग्नल देते हैं. सो कभी भी जो है ये जो मर्मा पॉइंट्स हैं इनको भूलना नहीं है. रिकॉल दिस पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. जब हम थेरेपी करते हैं, अगर हमारे पास साइनोसाइटिस का पेशेंट आया है, सो हमें देखना है कि हमने साइनोसाइटिस में हम अगर अभ्यंगम उसका फेस का अभ्यंगम अगर हम कर रहे हैं, अगर हम हेड मसाज कर रहे हैं, तो हमने किन मर्मास पे फोकस करना है और वो मर्मास कौन है और वो पॉइंट्स कहाँ पे हैं. जैसे हम देखें तो हमारे जो ऊर्ध्व जत्रुगत जो मर्मास हैं, अधिपति, क्रिकाटिका, मातृका, ठीक है, अंश मर्मा, स्थपनी मर्मा, अपांग, फन, आवर्त, सीमंत, विदुर, शंख, उत्क्षेप. तो ये जो मर्मास हैं, तो जो भी हमारा माइग्रेन का पेशेंट आता है, अगर वो थेरेपिस्ट करने के लिए आ रहा है, साइनोसाइटिस का पेशेंट थेरेपिस्ट करने के लिए आ रहा है, या दूसरे भी पेशेंट को अगर हम अभ्यंग हेड मसाज देते हैं या फेस मसाज अगर हम देते हैं, तो हमने कौन से मर्मास पे जो है हमने फोकस करके रखना है और माइंड में रखने हैं कि इनका पर्टिकुलर पोजीशन क्या है. उसके बाद पेन से रिलेटेड जो आते हैं, सर्वाइकल से रिलेटेड आए, सर्वाइकल से रिलेटेड आए तो हमने हाथ तक के जो हमारे हाथ तक के मर्मास हैं उन पे हमने जरूर फोकस करना है, और साथ में लो बैक. क्योंकि समटाइम क्या होता है कि सर्वाइकल के जो पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल जो है उनको बाद में ऑरिजिनेट होता है, पहले उनको बैक पेन से स्टार्ट हुई होती है चीज. ठीक है, तो वो या तो उनका पोस्चर ठीक नहीं होता है बैक पेन से, या फिर कोई भी उनका रीजन जो रहता है. तो इसलिए जब हम सर्वाइकल का पेशेंट आता है तो हमारे पूरे बाजू के मर्मास और बैक के मर्मास, इन पे देखना है अगर उनको जो है पेन रेडिएट हो रही है. और अगर बैक का पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली फिर तो हमें देखना है. उसमें हमें बैक का अगर पेशेंट आता है तो नो डाउट अगर हम फुल बॉडी के मर्मास पे अगर हम ध्यान दें तो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जो सब तरफ से नर्व से जो है वो ज्वाइंट है, और उस पे एक्शन भी बहुत अच्छा होता है अगर हम सब तरफ के मर्मास पे वर्क करते हैं. इस एग्जाम्पल के लिए मैं एक बताती हूँ. जैसे किसी को पेल्विक पेन रहता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन किसी को रहता है, या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई डिजीज, या यूरिनरी ब्लैडर से कोई रिलेटेड कोई डिजीज रहती है, तो अगर हम उसके जो आपके इंद्रवस्ती मर्मा आता है, अगर हम इंद्रवस्ती मर्मा को जो है एक्टिवेट करते हैं तो इट हैज गुड इफेक्ट ऑन लोअर एब्डोमेन. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. तो इसी तरह से सभी मर्मास जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेशन है उनका. सो ये पिक्चर हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए जब भी हम थेरेपिस्ट पेशेंट का करते हैं. वेन एवर पेशेंट को पूछना है कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, और अगर उससे रिलेटेड कौन सा मर्मा है वहां पे, वी हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे बैक पेन, जिसको हम त्रिक्षूल बोलते हैं आयुर्वेदा में. त्रिक्षूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोअर बैक पे जहाँ पे आपके ये तीन संधियां जो है आपस में अस्थियां जो है आपस में संधि करती हैं, तो इसलिए हम वहां पे उसको त्रिक स्थान करते हैं. तो जो पेन होता है उसको हम वहां पे त्रिक्षूल कहते हैं. बैक पेन जिसको हम बोलते हैं, जो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो लो बैक से स्टार्ट होता है. बहुत
फ्यू ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें मिडल बैक से स्टार्ट होता है, स्कैपुला वाले पॉइंट से जो है पेन स्टार्ट होता है। सो कॉजेज जो है इन बैक पेन के काफी ज्यादा कॉजेज हैं, क्योंकि बैक जो है वो हमारी जो है उसमें जो है टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, तो वो सब जो है आपस में मिलके वर्क कर रहे हैं बॉडी को सपोर्ट करने का। तो इसलिए उन सब में अगर एक में भी कहीं पे कोई इशू आ जाता है तो पेन जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब में ही इशू आएगा, अगर एक में भी आता है सो इट स्टार्ट पेन। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेन क्यों आ जाता है पेन बैक में? किसी ने अगर एकदम से जो है हैवी वेट जो है उसने अपलिफ्ट किया, और कोई प्रिकॉशन नहीं ली, क्योंकि अगर हैवी वेट उठाते हैं तो उसके लिए एक प्रिकॉशन रहती है। आई डोंट नो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट। जब भी आप झुकते हो तो आपको एकदम से नहीं झुकना है। आपके जो नीज होते हैं वो हमेशा थोड़ा बेंड होनी चाहिए, नी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, सीधे एकदम नीचे नहीं झुक जाना है, नी बेंड करने हैं फिर आपको नीचे झुकना है। जिससे क्या होता है, एकदम हमारी जो स्पाइन होती है उसमें एकदम जर्क नहीं लगता है। ठीक है, और अगर पेशेंट इस तरह का कोई हमारे पास आता भी है बैक पेन से रिलेटेड पेशेंट थेरेपी करने के लिए, तो उसे भी हमने कहना है कि अगर वो झुक भी रहा है, झुक के कोई काम भी कर रहा है, तो एकदम से नीचे ना झुके, वो अपने नीज थोड़ा बेंड करे फिर झुके, और बेंड करते बार भी एक लेग जो है थोड़ा आगे हो और एक लेग थोड़ा पीछे हो, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। तो उस तरह से जो है उनको झुक के जो है काम करना है। और किस तरह वजह से जो है, अगर मसल स्ट्रेच हो जाती है, लिगामेंट में स्ट्रेन आ जाता है, वहां पे कोई इंजरी हो जाती है, या डिस्क जो है डीजनरेट हो जाती है, कोई स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी वहां पे आ जाती है जिसकी वजह से जो होता है बैक में स्ट्रेन आता है, या डिस्क में जो है बल्ज हो जाता है। तो बल्ज क्या है? आवर स्पाइन इज मेड अप ऑफ इंटरलॉक्ड वर्टिब्रा विद डिस्क। वर्टिब्रास आ रहे हैं, स्पाइन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज देखिएगा कि किस तरह से जो है बोन्स जो है एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइन करती हैं। वहां पे क्या रहता है, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे बोन्स रहती है, तो बीच में क्या रहता है, कुशंस टाइप रहता है। अदरवाइज तो कैसे मूव करेगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट कैसे वो मूव करेगा? तो बीच में उसके कुशंस रहता है और जिसको डिस्क बोलते हैं। तो ये अगर ये जो है इसमें इंजरी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, हर्निएट होता है कि वो अपने प्लेस में रहती है तो वो बाहर निकल जाता है, तो उसे हम हर्निएट बोलते हैं, वैसा हो जाता है। या फिर एज के हिसाब से जो है उसमें वो रप्चर हो जाता है वहां पे। तो उससे क्या होता है कि जो वहां पे नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, वो दबती हैं, उनके दबने की वजह से क्या होता है, वहां पे पेन होता है। वो पेन जो है समटाइम वहीं पे रहता है और समटाइम जो है वो पेन रेडिएट होता है। ठीक है, साइटिका में क्या होता है कि या तो डिस्क जो होती है आपके लो बैक की, मोस्टली जो होती है लंबर रीजन का रहता है इसमें। तो वो क्या रहती है, तो बल्ज होगी रहती है, थोड़ा हर्निएटेड हो जाती है। उससे क्या होता है कि लो बैक पे पेन होता है, और लो बैक पे पेन होने के कारण वो रेडिएट भी करता है, लेग्स में रेडिएट करता है। आर्थराइटिस में जो है लोअर बैक होता है, पेन इन लोअर बैक। आर्थराइटिस में भी आपके लोअर बैक में पेन होता है, और एबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर अगर हो तो भी हमारी जो है बैक में पेन होता है। सो देयर आर द मेनी 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 रीजंस बैक पेन होने के। बैक पेन जो है, क्योंकि इट्स अ वेरी, हमारी जो बैकबोन है, इट्स अ मेन सपोर्टिव फंक्शन इन द बॉडी। तो कुछ भी आपकी अगर बैक में अगर इम्यूनिटी आपकी कम होती है, कुछ भी मीन्स इरेगुलरिटी आपकी बॉडी में आती है, तो हमारी बैकबोन जो है वो उस पे इफेक्ट आता ही आता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में बैक पेन होता है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी बैक पेन होता है। बट वो डिफ्रेंशिएट हमें करना होता है कि वो किस तरह का बैक पेन हो रहा है। देन
पोस्चर्स की वजह से या फिर सडन मूवमेंट्स, हम जर्की मूवमेंट्स कुछ कर लेते हैं, जैसे एकदम से किसी को स्नीज आ जाता है, छींक देता है, बहुत जोर से एकदम से किसी को खांसी आ जाती है, तो उस वजह से भी जो है बैक पेन उससे हो जाता है। या फिर आप जो है रॉन्ग पोजीशन में सोए हो, ठीक है, और बहुत देर तक आप उस रॉन्ग पोजीशन में हो, रॉन्ग पोजीशन में आप बैठते हो, ठीक है, इवन समटाइम आप वॉक जो है वो भी अगर आप रॉन्ग पोजीशन में करते हो, मोस्टली आप देखना जो लोग वॉक करते हैं वो अपनी लोअर बैक्स, मेनली लोअर बैक को स्ट्रेट रख के वॉक नहीं करते हैं, उनका एक बल्ज रहता है, वो ढीला ढाला होके वॉक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बैक पेन है उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है। सो दैट इज ऑल्सो वन कॉज फॉर द बैक पेन। ठीक है, उसके बाद बहुत सी डिजीजेस भी होती हैं जो बैक पेन का कॉज होती हैं, जैसे डिजनरेटिव स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस रहता है, जिसमें वर्टिब्रस जो रहते हैं डिस्प्लेस्ड हो जाए ऑन टू द अदर। फिर आपका कॉडा इक्विन सिंड्रोम रहता है, विच इज कॉज्ड व्हेन द नर्व्स एट द बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लूज नर्व फंक्शन। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स रहती हैं तो वो एकदम नीचे से जो है अपने एंड पॉइंट से जो है उनके फंक्शंस जो है वो खराब हो जाते हैं। स्पाइनल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, फीवर वगैरह अगर किसी को ज़्यादा आ जाता है, जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि फीवर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो दिमाग पे चढ़ जाएगा। सो उस केसेस में भी जो है वो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। और बहुत रेयर केसेस में होता है कि ट्यूमर हो दैट इज प्रेसिंग अगेंस्ट योर स्पाइनल नर्व्स और वो बैक पेन क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। और बहुत से फिर अदर इन्फेक्शंस रहते हैं, आपके पेल्विक डिजीजेस, ब्लैडर के इन्फेक्शंस, किडनी इन्फेक्शंस। और अगर लोगों को जो है उनका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, ठीक है, स्लीप उनकी डिस्टर्ब है, तो भी उनको बैक पेन रहता है। स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो मैं तो कहूंगी कि बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो बॉडी में आ सकती हैं, ठीक है। और सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके, अगर back pain symptoms can range from mild to severe, no doubt. The main symptom is a dull aching sensation in the lower back, which can at times go down to buttocks. ठीक है, बहुत ये हमारा एक स्टार्टिंग स्टेज भी रहता है। बहुत ही स्लाइट जो है पेन हमारी लोअर बैक में होता रहेगा, रेडिएट भी होगा, रेडिएट नहीं भी होता है समटाइम, लेकिन बहुत मतलब इग्नोर करते हैं। और बैक पेन तो in these days, I will say, I think every person get affected, even sometimes kids, small kids will say, oh, I am getting back pain. So इसके बहुत से reasons हैं। अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से बोलूं तो एक रीजन इसका ये भी है, बहुत से रीजन हमारे डिजीजेज है, विरुद्ध आहार विहार है, हमारे रॉन्ग पोस्चर्स हैं। जो एक रीजन ये भी है कि स्ट्रेस फैक्टर जो मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटली जो है पर्सन बहुत वीक हो चुके हैं, उनमें मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं रही है। सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी, अंडर नरिशमेंट। इट डजेंट मीन कि वो खाना अच्छे से खा रहे हैं, सब चीजें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इसका रीजन ये है कि जो भी वो नरिशमेंट ले रहे हैं, जो भी वो न्यूट्रिएंट फूड वो ले रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। जो ये न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होने हैं, न्यू सेल्स बनने के लिए जो फूड चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, या सेल्स रिपेयर होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो उस फूड से नहीं मिल पा रही है। सो वो एक अंडर नरिशमेंट की केसेस में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक पेन, वीकनेस वो बहुत ज्यादा रहती है। तो इसके लिए अगर सपोज कोई पेशेंट जो है डायरेक्टली जो है थेरेपिस्ट के पास आया है कि मुझे सिर्फ बैक पेन हो रहा है, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम निकल के उसके पर्सनली उसके पास निकल के आ ही नहीं रही है। हम पूछेंगे कि अच्छा कोई मेडिसिन पे आप तो नहीं लेते, वो बोलेंगे नो।
कोई डिजीज तो नहीं है, या फीमेल को हम पूछेंगे कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या स्टमक में पेन तो नहीं होता है, या कभी आपको फ्रिक्वेंट फीवर तो नहीं रहता है, या फिर साइनोसाइटिस का केस तो नहीं है, या अर्थराइटिस का तो नहीं है, बॉडी में कहीं और पेन तो नहीं रहता है। तो एवरीथिंग में सब जगह से नो होता है कि नहीं, जस्ट बैक में पेन हो रही है तो मे बी इट्स ड्यू टू कि या तो काम ज्यादा कर लिया है, या फिर थकान है, या कुछ है। बट ऐसा नहीं होता है, वहां पे कोई ना कोई पैथोलॉजी जरूर रहती है। उनका जो है न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर नहीं जा रहा होता है, या पेशेंट जो है मेंटली बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये इन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास जरूर 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 भेजना चाहिए, क्योंकि ये रीजंस जो है हमेशा जो है पेशेंट इग्नोर करता है, और मोस्टली हम देखें तो ये रीजंस फीमेल हमेशा इग्नोर करती है। अगर हम एक नॉर्मल, दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रही हूँ कि, और एक जनरल लाइफ में हम देखें, सपोज कोई शॉपिंग करने गया, एक फीमेल अगर एक शॉपिंग करने गई है, सो हार्डली 15-20 मिनट्स के बाद बोलेगी आई एम टायर्ड। मतलब वो वहां पे खड़े होना और स्टैंडिंग, मतलब वो आजकल तो हर शॉपिंग जो है वो आपको खड़े होके ही करनी होती है। तो वो उनका एक कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि मेरी टांगे जो है दुखना शुरू हो गई, टांगों में दर्द होना शुरू हो गया। सो दैट इज कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम उनके लोअर बैक से आ रही है। और वो क्यों आ रही है, या तो वहां पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी जिसे हमें फाइंड आउट करना है। नहीं दिख रही है तो हमें उसका न्यूट्रिशन पे फोकस करना है और उसके मेंटल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। अगर हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, अगर हम उसे बोलें कि वो डॉक्टर के पास जाके अपने न्यूट्रिशन को स्टेबल करे और अपने माइंड को रिलैक्स करे, 60 to 70% रिलीफ शी विल गेट, शी और ही, उसको मेल हो या फीमेल हो, तो दे विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, हम डाइवर्ट हो गए थे यहाँ से। सो नेक्स्ट इज क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, अ स्टैबिंग और शूटिंग पेन दैट रेडिएट्स डाउन द लेग फ्रॉम योर बटक्स, यस, इनएबिलिटी टू स्टैंड अप स्ट्रेट, यस, जो मैंने अभी आपको ये बताया एक एग्जांपल कि बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं, डिक्रीज्ड एंड पेनफुल मूवमेंट एंड डिमिनिश्ड एबिलिटी टू मूव द बैक, मतलब बैक को जो है वो हर आगे और पीछे, मतलब हर एक पोजीशन पे जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। इफ स्ट्रेन्ड और अ पुल्ड मसल इज द कॉज, अगर ऐसा कुछ है तो वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे रहता है, बट यस उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्कार रह जाता है तो फिर वो फर्दर जो है कभी आपको जो है वो उभर के आ सकता है। तो इसलिए वहां पे हॉट पैक या फिर कुछ ऑइंटमेंट वो उस टाइम पे लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और द सिम्टम्स आर सीवियर व्हेन बैक पेन इज अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स। और आपका जो बैक पेन है, त्रिकशूल जो है, वो कब जो है आपका सिवियर हो जाता है, जब अगर वेट लॉस भी आप कर रहे हैं तो वीकनेस आ रही है, इम्यूनिटी जा रही है, फीवर है, बैक में जो है स्वेलिंग उधर हो गई है। ठीक है, और पेन जो है आपका वो नी तक जो है वो रेडिएट हो रहा है। और अगर जब आप यूरिनेशन या फिर बॉबल मूवमेंट के लिए भी जा रहे हैं तो उस टाइम पे पेन आ रहा है। ठीक है, बॉबल मूवमेंट पे जो है आपका लॉस ऑफ कंट्रोल, मीन्स कंट्रोल नहीं रहा है उतना, और बटक्स के आसपास जो है नमनेस हो गई है, तो आपका जो ये बैक पेन है वो सीवियर हो जाता है। सो देयर आर फ्यू डायग्नोसिस जो डॉक्टर पेशेंट को करने के लिए कहते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट करवाने रहते हैं जिससे हमें उसकी बहुत सी चीजों का पता चलता है, बोन स्कैन एंड नर्व स्टडीज। ठीक है, सो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर थोड़ा बहुत हो तो यस नॉर्मल हम ऑइंटमेंट लगा के, या फिर जो है पेन किलर, जस्ट अगर कुछ किसी जर्क की वजह से या किसी ऐसे ही स्ट्रेच की वजह से पेन हुआ है तो नॉर्मल तरीके से हम उसको थोड़ा सा पेन किलर और स्प्रे या फिर ऑयल वगैरह लगा के जो है हम उसको ट्रीट कर देते हैं। बट अगर क्रोनिक बैक पेन है और वहाँ पे कुछ पैथोलॉजी है तो वी गो थ्रू आर आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स
जिसमें हम विरेचन देते हैं, अभ्यंगम, पोटली स्वेद, यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो जब भी हम ये प्रोसीजर्स करते हैं, सो टॉक टू द पेशेंट कि उसे क्या हुआ, कैसे हुआ, और बाकी उस टाइम पे फिर उसको रिलीफ कितना मिल रहा है। कटी बस्ती हम जो है इस पे करते हैं बालू का स्वेद, और उसके बाद मात्रा बस्ती और कषाय बस्ती। मात्रा बस्ती अगेन आई विल से, मात्रा बस्ती जो है इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर हमारे पास अगर छोटा क्लिनिकल सेटअप है और बहुत ज्यादा हम पेशेंट को नहीं कर सकते, तो ओनली मात्रा बस्ती दे के भी जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट जो है पेशेंट को मिल सकता है। और साथ में नो डाउट कि इंटरनल मेडिसिन तो दिया ही रहता है। और जब हम विरेचन करते हैं तो हम पेशेंट को त्रिवृत अवलेह जो है वो हम घर के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे क्या रहता है कि उसका पित्त जो होता है वहां पे और वात जो है वो बैलेंस में रहता है, और उसका जो है पेन जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। वात अगर वहां से निकलता रहता है तो वो शूल क्रिएट करेगा, तो वहां पे पेन जो है वो स्पेसिफाई रहता है। और नो डाउट हमने पेशेंट को जो है योगा और कुछ जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमने पेशेंट को जरूर बोलना है। ठीक है। और अभ्यंगम के लिए बहुत से ऑयल हैं हमारे पास, जो हम जिससे हम करते हैं धन्वंतरम, महामाश, मुरिवेना, कुट्टम चुकादी। मोस्टली वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, सो विद दैट यू विल डू द ट्रीटमेंट। जैसे सपोज स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी है या फिर हर्निएटेड डिस्क है, तो वहाँ पे अगर हम धन्वंतरम, मुरिवेन्ना और कुटुम चुकाडी को मिक्स करके जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, कटिबस्ती या फिर पीचू या फिर अभ्यंगम अगर हम करते हैं तो वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने अग्निकर्म मेंशन नहीं किया है, नो डाउट इसमें अग्निकर्म और आपका कपिंग थेरेपी ये भी काफी इफेक्टिव है लो बैक में। देन कटिबस्ती, यस इट इज इफेक्टिव। कटिबस्ती जो वहां पे जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है और जो हमारी बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। और अगर आपको पंचकर्मा थेरेपिस्ट हो आप, अगर आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आती हैं, सो इट्स वेरी गुड इफेक्ट जो इस तरह के पेन्स होते हैं, क्योंकि वहां पे कोर मसल्स जो होती हैं उनको स्ट्रेंथनिंग देना बहुत जरूरी होता है। उनको जब हम स्ट्रेंथनिंग देते हैं तो काफी जो पेन होता है वो कम हो जाता है, हमारी जो बैक पेन होती है उसको भी सपोर्ट मिलता है। इवन जो वहां पे बल्ज, डिस्क बल्ज जो हुआ रहता है वो भी काफी ठीक होता है, एक सिर्फ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल से। सो उस पे वर्क अगर हम करें तो इट्स गुड। अगर उसको जो है स्वेलिंग जो है पेशेंट को है और बहुत ही ओबेस पेशेंट है, कफ की प्रकृति ज्यादा है, तो बालू का स्वेद इज वेरी इफेक्टिव। या फिर आप पत्र पोटली से उसको स्टार्ट कर सकते हो, बट पत्र पोटली में जो है ऑयल जो है बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा कम। देन उसके बाद हम उसको बस्ती देंगे, जो आपका मात्रा बस्ती रहता है, सहचर आदि या धन्वंतरम ऑयल से हम दे सकते हैं। वी कैन गिव 80 ml और वी कैन गिव 60 ml एज वेल। और जो कषाय बस्ती है, इट डिपेंड्स, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम एरंडमूल दे रहे हैं या फिर हम कौन सा बस्ती जो है, कषाय बस्ती जो है हम पेशेंट को दे रहे हैं। क्लिनिक में जो रहता है, सो देयर आर द फ्यू मेडिसिन कॉम्बिनेशंस जो पेशेंट को उस टाइम पे जो है इस तरह की कंडीशंस में जो है दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें प्रिकॉशन लेना जो है बैक पेन में वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक पेन या फिर कोई भी आपकी क्रोनिक पेन होती है, दैट डजंट मीन कि उसमें जो है थेरेपी कर लिया, मेडिसिन ले लिया तो वो जो है ठीक हो जाएगा। नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आपको हमेशा जो है उस पे वर्क करना होता है। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है पेशेंट को काफी हेल्प करती है। मतलब
उसके हमने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है। अगर वो हमेशा जो है मोटिवेशन हमने देना है उसको। अगर पेशेंट जो है बहुत फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो नेगेटिव सोचता है तो उसे सोचना है कि डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव। उसकी वही बात दोबारा से आ गई कि जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है उसे हमें स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। मेंटल जो है पर्सन को स्ट्रांग बनाना है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, उसको समझाना है कि हमेशा ये नहीं सोचते रहना है कि मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। लीव दिस पेन, वर्क ऑन पेन एंड लीव, डू योर रेस्ट ऑफ द वर्क इन द लाइफ। एवरी टाइम उसी पे नहीं फोकस करना है कि मुझे पेन हो रहा है, जो जिससे क्या होता है कि वो चीज वहां पे जो है इंक्रीज होती रहती है। और अगर इस तरह के केसेस हैं तो उन्हें वेट कम उठाने के लिए बोलना है, ठीक है। क्योंकि उससे जो है स्ट्रेन आ सकता है स्पाइन में। और पोस्चर मेंटेन करने के लिए कहना है कोर मसल्स, स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स। जो आपके लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। यस, जो हमारी योगा है, अगर हम उनको एक प्रॉपर वे में अगर हम योगा सीखते हैं तो वो भी हमारी कोर मसल्स को जो है स्ट्रेंथन करते हैं। जिसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है मूल बंध। अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हम पेशेंट को मूल बंध लगाने के लिए बोले तो वो काफी स्ट्रेंथनिंग जो है मसल्स को देता है। So muscles in the abdomen, in the back are the ones that are responsible for keeping you upright as well as assisting you in day-to-day tasks. Working out these muscles lessens the chances of straining and damaging your back. सेम थिंग जो मैं आपको समझा चुकी। फिट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच फोकस एट योर कोर इनटू योर शेड्यूल एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। ओके। और बैक पेन का अगर पेशेंट है और इवन नी पेन का भी पेशेंट है और अगर एंकल पेन का भी पेशेंट है तो हमेशा उनको उनके शूज पे जरूर देखना है कि वो किस तरह के शूज पहनते हैं। तो उनको प्रॉपर शूज जो है उनको पहनने, शूज या स्लीपर्स जो भी है उनको प्रॉपर पहनने के लिए बोलना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, ठीक है। और योगा जो आसनास है जैसे भुजंग आसन, मरकट आसन, अनुलोम विलोम करने के लिए कहना है। फाइन। पूछना है जब थेरेपी करते हैं पेशेंट को कि क्या वो करते हैं इन आसनास को या क्या उनको आते हैं। और अगर आपको योगासनास वो आते हैं तो आप एक बार जो है वहां पे पेशेंट से पूछ सकते हो कि एक बार आप हमको करके भी बता सकते हो। अगर वो वहां पे कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रेक्टिफाई करना है। क्योंकि हाँ, अगर वो किसी के अंडर इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं वो देन इट्स फाइन। लेकिन वो किसी के इंस्ट्रक्शन में नहीं कर रहे हैं तो उनको पूछना है, नहीं तो उनको बोलना है कि वो किसी के इंस्ट्रक्शन में ही योगा करे। क्योंकि रॉन्ग योगा के जो पोस्चर होते हैं उन्हें करने से भी आप हमारा जो है बैक पेन वो इंक्रीज होता है। नॉट ओनली बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, ये सब चीजें जो है रॉन्ग पोस्चर करने से भी इंक्रीज होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजीज, एनीथिंग? नाउ नेक्स्ट डिजीज इज गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। आइटिस वहां पे लगा है सो मीन्स इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। सो सिवियर गैस्ट्राइटिस इज अ मेडिकल कंडीशन जहां पे आपके स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, अब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं रखा होता है, सबका ऐसा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही फेस से बात कर रही हूँ, मैं अपना ही फेस देख के मैं ही बोल रही होती हूँ। इट्स वेरी फनी सिचुएशन रियली। है मैम, हम क्लास में। या सो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। सो इन्फ्लामेशन होने के बहुत से कारण रहते हैं। एसिड वहां पे ज्यादा बन रहा होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो और यही जो है फिर अल्सर्स भी आगे जाके बनते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो है जो आम्ल पित्त है तो इसको हमने ऊर्ध्वग आम्ल पित्त रोग इसको हमने बताया जो गैस्ट्राइटिस है।
ये जो है मेनली जो है ये पित्त दोषा के विशेषण की वजह से होता है। बट क्या है कि इसमें वात और कफ दोषास भी इसमें रहते हैं। सो जब भी हमारा इम्प्रॉपर जो है आहार विहार जो होता है, सो ऑब्वियसली उसी की वजह से जो है हर डिजीज जो है उसी की वजह से जो ऑरिजिनेट होती है। सो द मेन कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज अनहेल्दी फूड विच इंक्लूड्स आपका जंक फूड जो आजकल बहुत होता है। नो डाउट जंक फूड भी खाना चाहिए बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड। सो जो भी है वी आर ह्यूमन बीइंग, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। बट मेंटेनेंस वहां पे जरूर होनी चाहिए। सपोज आप इस तरह से कर सकते हो कि ठीक है दिस इज अ फ्राइडे और सैटरडे, सो आज मेरा जंक फूड डे है। सो आज मैं एक दिन जो है, नॉट फॉर होल डे, अगर होल डे लोगे तो फिर 3 दिन फिर फास्ट कीजिएगा अपने जंक फूड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। सो आज जो है मेरा एक मील जो है वो जंक फूड होगा, आई विल एंजॉय दिस डे। सो उस तरह से मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस, हम हर चीज को जो है हटा नहीं सकते अपनी लाइफ से। फूड कुक्ड इन अडल्ट्रेटेड ऑयल मीन्स जंक फूड में, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। जिस तरह से सम टाइम हमारे स्ट्रीट फूड होते हैं तो कोई ऑयली है, तो वो ऑयल जो है ना, वो जो कढ़ाई से वो ऑयल है वो निकला ही नहीं होता है, वो इतनी बार प्रोसेस हो गया रहता है कि जो उसके जो बैड थिंग्स है वो हमारे अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। तो उन चीजों से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। और इन अनहाइजीनिक कंडीशन, यस ये अनहाइजीनिक कंडीशन जो है कोविड ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया, जिसमें हमारी हैंड हाइजीन जो है वो बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम सब कुछ अपने मुंह में लेके जाते हैं। सो हैबिचुअल ओवर ईटिंग, it's also a very main cause for the stomach related diseases, क्योंकि अच्छा खाना अगर बना है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ये भी है, इसको वेस्ट क्यों करना है, जो हम एक नॉर्मल हमारी थिंकिंग रहती है, लेकिन हम जब खाते हैं तो हम इस थिंकिंग को भूल जाते हैं कि अच्छा क्यों छोड़ना है, वेस्ट जाएगा, डस्टबिन में नहीं डालना है। बट डू यू थिंक कि वो खाना आपने वहां तो डस्टबिन में नहीं डाला, लेकिन आपकी बॉडी में जो आपने डाला वो भी डस्टबिन में गया, लेकिन वो जो बाहर डस्टबिन है उसे क्लीन करना इजी है, लेकिन आपने जो अंदर डस्टबिन में डाल दिया उसे क्लीन करना बहुत मुश्किल है। यू नो कि उसे क्लीन करने के लिए वमन विरेचन देना पड़ता है, एंड इट्स नॉट अ इजी थेरेपी, राइट? आई थिंक यू आर इन एग्रीमेंट, करेक्ट और नॉट? यस मैम। यस। सो पेशेंट को आपको उस तरह से समझाना है, उस तरह से काउंसलिंग करनी है पेशेंट की कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। सो और दूसरा जो है ये जो बैक्टीरिया आपका रहता है पाइलोराई, ये इसकी वजह से भी जो है इन्फ्लामेशन होती है। Then toxins accumulated in tissues and blocking the circulation, imbalance of the nervous system, मेंटल इंस्टेबिलिटी पेशेंट में है। सो रियली स्टमक में बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है। इसीलिए अगर स्टमक से रिलेटेड आपके पास पेशेंट आता है, अच्छा अब आप एक पेशेंट को जो है वो पेट दर्द है आपके पास, वो पेशेंट किस लिए आएगा, क्या थेरेपी करने के लिए आएगा, बताइए जरा मुझे सिंपली। इतनी हमने थेरेपिस्ट पढ़ ली, आप थेरेपिस्ट देते भी हो, तो एक जस्ट लॉजिक, अगर पता भी नहीं है तो अपना एक लॉजिक डाल के मुझे बताओ कि पेट दर्द हो रहा है वो क्यों आएगा। टाइम हो भी रहा है तो ऐसे ही पूछ लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी मैम। एक पेशेंट है, उसे जस्ट सिंपली पेट दर्द हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? हम जिस उसको चूरन खिला सकते हैं, जो त्रिवेता अम्ल चूरन होता है वो खिला सकते हैं उसको मैम, या लेप लगा सकते हैं उसके पेट पे। ओके, पेट पे हम किस चीज का लेप लगाएंगे? मैम तिरकटू चूरन का मैम, और दसांग लेप का, दसांग लेप और तिरकटू मिक्स करके। उसमें लेमन भी डालते हो? नो मैम। ओके, आई हैव ओनली डन इन सोल्ट। माय प्रैक्टिस, तो उसमें हम लेमन भी डाल के इट गिव्स गुड रिजल्ट। वो तो मैम जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना, वैसे हम उसमें तिरकटू और दसांग या पीपली, ये 3 चीजें मिक्स करते हैं, पीपली चूर्ण। ओके, वेरी नाइस। और जो ये स्लाइड आपके सामने है, इस स्लाइड से आपको क्या लगता है कि वो पेशेंट
क्या करोगे आप? सी हम कह रहे हैं कि उसको जो है मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है उसको वो हुआ है, तो जब डॉक्टर वो सब कुछ करेंगे सो मे बी वो वैसा पेशेंट आपके पास शिरोधारा के लिए आए, मे बी वैसा पेशेंट आपके पास अभ्यंगम के लिए आए, क्योंकि मैम। उससे हम उसकी इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। सो अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे गैस्ट्राइटिस को, नहीं तो फिर ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे आधा ही रह जाएगा। और आपने जो लेप बोला, आई थिंक मड थेरेपी भी हम पेशेंट के स्टमक पे करते हैं, आपने किया यस है? मैम। नहीं मैम, ओनली अभी लेप ही किया, हमने मड थेरेपी नहीं किया। ओके। मड थेरेपी से भी जो है काफी अच्छा रिजल्ट जो है, इवन काफी अच्छा रिजल्ट आता है। इवन सडन एक्यूट पेन का अगर पेशेंट आया है तो वी गिव सम इंटरनल मेडिसिन, और वहां पे जो है मड लेप जो है पेशेंट को अगर हम लगाते हैं तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। फाइन। सो दीज आर द फ्यू कॉजेज जिसकी वजह से जो है गेस्ट्राइटिस जो है वो ऑरिजिनेट होता है। और बहुत से लोग जो है बहुत लेट डिनर भी करते हैं। लेट डिनर कभी नहीं करना चाहिए, दिस इज अ वेरी 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 बैड थिंग।